नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ सबसे बढ़िया आर्टिकल्स को जो हमने आपके लिए पिक किए हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं हो सकता है कि आप दो न्यूज़पेपर्स बिजनेस न्यूज़पेपर्स पूरा पढ़ पाएं एक दिन में। सो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक करके उन्हें एनालाइज करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे वी विल इवेल्युएट कि कौन से न्यूज़ का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियली, या फिर आपके खर्चों पर आप सोचिए, या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट या लोन्स। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। शुरुआत करने वाला हूँ मैं सबसे पहले आर्टिकल से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। शुरुआत कर रहे हैं हम, सॉफ्ट डिमांड वेज ऑन अर्ली बर्ड रिजल्ट्स। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, तो इस वक्त रिजल्ट सीजन चल रहा है, लगातार हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी एचडीएफसी के रिजल्ट्स थे, इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए, टीसीएस, एचसीएल टेक। सो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है? आप कंपनीज के रिजल्ट्स, आपको क्या मतलब है? देखिए, बहुत ज्यादा मतलब है। इस बार आप कितना ही मेहनत कर रहे हैं, आपका जो भी इंक्रीमेंट होना है, ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर कोई जॉब अगर आप स्विच करने को सोच रहे हैं तो कितना बढ़िया रेज मिल सकता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है इस चीज पे करता है कि आप जिस सेक्टर में है वो सेक्टर में कंपनीज पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है। उनको क्या लग रहा है कि आगे ग्रोथ है या नहीं है। जब आगे ग्रोथ नहीं है तो आप, चांसेस यही है कि 99% लोगों का जो भी ग्रोथ होगा ना, एम्प्लॉयज का भी, वो उसके हिसाब से ही होगा जो कंपनी का ग्रोथ रेट है। तो सॉफ्ट डिमांड एंड अर्ली बर्ड रिजल्ट्स, हमें रिजल्ट्स देख के ये पता चला है सबसे पहले तो कि एक सॉफ्ट डिमांड है, मतलब डिमांड कहीं ना कहीं कम हुआ है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का। जो कॉर्पोरेट के रेवेन्यू और अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स ग्रोथ है, वो स्लजिश हैं इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024-25। अब हमें स्लो डाउन देखने को मिला है कॉर्पोरेट के रेवेन्यू में और अर्निंग्स में, मतलब सेल्स भी कम हुई है कॉर्पोरेट की, एंड साथ में क्या हुआ है, जो प्रॉफिट हुए हैं वो भी कम हुए हैं। अर्ली बर्ड रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो 167 फर्म्स के जो नेट प्रॉफिट हैं वो सिर्फ 5% की ग्रोथ दिखा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विज़ावी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। लेकिन ये शार्पली कम है 16% से ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन के इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। पिछले साल कितना था? 16% था। इस साल हमें देखने को मिल रहा है कि इट इज जस्ट 5%। ये जो फर्म्स है, इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के सैंपल में पोस्ट किया है कंबाइंड नेट प्रॉफिट, नेट अर्निंग्स ऑफ 90,685 करोड़ कंपेयर्ड विथ 87,569 करोड़ जो पिछले साल था। तो कहीं ना कहीं आप देखो ऑलमोस्ट 3,100 करोड़ की ग्रोथ है प्रॉफिट में इन सारे फर्म्स को, अगर नेट प्रॉफिट आप मिला दो। ठीक है, नेट सेल्स ये 7% की ग्रोथ देखने को मिली हमें रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये स्लोएस्ट ग्रोथ है। तो वी आर नॉट सेइंग कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर स्लो हुई है। जैसे डबल डिजिट में जहां ग्रोथ देखने को मिल रही थी लास्ट ईयर, इस महीने इस साल हमें कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट पे आते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज वाई द एनालिस्ट आर नॉट वेरी बुलिश अभी इस वक्त। अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इवन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, बहुत सारी कंपनीज के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपनीज, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप सैलरी पर्सन भी है, यू हैव टू थिंक कि आपका सेक्टर कौन से कैटेगरी में आता है यहाँ पर। इज इट सीइंग वेरी गुड डिमांड? क्या आपके जॉब में बहुत आगे स्कोप हो सकता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर यू शुड बी अ लिटिल केयरफुल, अभी कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि सेक्टर में अभी ग्रोथ कम एक्सपेक्टेड है अगले 1-2 साल। मार्केट एनालिस्ट जो है वो इम्प्रेस नहीं है, एंड जो नंबर्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग है एक्सेप्ट फॉर आईटी सर्विसेज। सो आईटी सर्विसेज सेक्टर की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 साल में ना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली अभी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सो आईटी वाले लोगों के लिए मुझे लगता है फिर से एक टाइम आने वाला है व्हेन काफी अच्छी डिमांड थी, काफी अच्छी सैलरीज वो डिक्टेट कर रहे थे एंड पर्क्स। सो आई थिंक दैट टाइम इज कमिंग अगेन, बट ये हर फील्ड में जो काम कर रहा है आईटी के, उसके लिए नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो आईटी में एआई में काम कर रहा है वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वहाँ सैलरी के लिए भी पैसा ज़्यादा एलोकेट करेगी आईटी कंपनीज। बीएफएसआई सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए जो सैलरी एलोकेशन है वो बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे से रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप आईटी में भी ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो ना जहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, या ज़्यादा रेवेन्यू का पार्ट नहीं हो बहुत बड़ा, देन यू हैव टू नो कि ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ग्रोथ एज अ, मैं बोलूंगा एज एन एम्प्लॉय एज वेल। एंड जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये है कि उन्हें देखना होगा कि देखिए आईटी सेक्टर में अभी वेटेज अगर अच्छा हो तो बढ़िया है वैसे, एंड क्या क्या सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है अगले 1 साल 2 साल वीक रहने वाले हैं, वो उसी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो
अगर आप देखेंगे आईटी जहाँ पे अर्निंग्स एंड रेवेन्यू यहाँ पे काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। साथ में जो बैंक्स हैं वो स्लो डाउन दिखा रहे हैं। एचडीएफसी के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए, आपने देखा है इस वक्त। इसके अलावा एक्सिस के रिजल्ट्स बढ़िया थे, लेकिन एचडीएफसी इज द बेंचमार्क। एंड क्रेडिट ग्रोथ कम हुआ है, मार्जिन भी बैंक के कम हुए, जो प्रॉफिट मार्जिन है। कंज्यूमर डिमांड वीक है अक्रॉस एफएमसीजी में। आप देखिए तो कंज्यूमर डिमांड वीक होने का मतलब ये नहीं कि घट रहा है, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी ना वो नहीं देखने को मिल रहा है। ऑटोमोटिव की बात करें, जो फोर व्हीलर देखिए आप चाहे तो, वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना जो लास्ट ईयर हुआ था, सबको लग रहा था अब तो लास्ट ईयर से बेटर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट ईयर से बेटर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड सेल्स। अब आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पे। ये है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ने ना प्लान किया था कि वो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। हम देखिए दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जैसे हम घर में करते हैं। घर में एक तो आप रेंट पे करते हैं हर महीने, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज खर्च करते हैं जो हर महीने जिसके लिए पे करते हैं, लेट्स से टीवी का कनेक्शन, केबल कनेक्शन, मोबाइल रिचार्ज। एक खर्चा आप करते हैं ना जो हर महीने नहीं होता, एक बार ही होता है, बड़ा खर्चा होता है। लेट्स से फोन बाय करना, फोन बाय करना, फोन खरीदना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोन का रिचार्ज कराना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। घर खरीदना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, घर का रेंट देना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है ये। अब मैं एग्जैक्ट टर्म्स में बात करता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए क्या होता है। दो तरीके के देखिए हमारे होते हैं केपेक्स। सबसे पहले जो गवर्नमेंट करती है वो इस पे होता है कि गवर्नमेंट अगर सैलरीज पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज के, हर महीने देती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर लेट्स से कह रही है कि ये 50,000 करोड़ रोड बनने में खर्च होंगे, 50,000 करोड़ रेलवे लाइन बनने में खर्च होंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, जो आप नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आप घर में भी करते हो, लेकिन जो नॉन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है यूजली उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। तो जनरल इलेक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं हर बार हमें ना स्लो डाउन देखने को मिलता है इकोनॉमी में, और इस बार भी देखने को मिला था। यूजुअली नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते हैं, नई स्पेंडिंग नहीं आती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है जब भी जनरल इलेक्शंस आते हैं इंडिया में। इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान था ना, कि हमने टारगेट किया था इतना एक्सपेंडिचर करना है, 50,000 करोड़ वहां से ये कम होने वाला है। टारगेट था 11.11 लाख करोड़ का। तो पहले 5 महीनों में करीब 73,000 करोड़ हमने कम एक्सपेंडिचर किया, तो हम टारगेट से थोड़ा पीछे ही चल रहे थे। और ये सबसे पहले तो इसीलिए हुआ क्योंकि रेलवेज, रोड्स और डिफेंस, ये जो तीन हेड है ना जहाँ खर्चे हमें करने हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पे कम स्पेंडिंग हुई है, यहाँ पे कम खर्चा हुआ है। डिफेंस केपेक्स जो है वो कभी भी बढ़ जाता है साल में, अगर आप देखेंगे ना जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है प्रोक्योरमेंट के, एंड द अदर टू विल टेक टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स। रेलवे और रोड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं ना कि इनको हम फंड करते हैं बजट अकाउंट से फॉर 45% ऑफ सेंट्रल केपेक्स एक्सपेंडिचर। जो लेटेस्ट डेटा है रेलवेज बोर्ड का, जो इन्वेस्ट किया गया है 1.16 लाख करोड़, इट इज डाउन 19% कम है ये कंपेयर्ड विद 1.43 लाख करोड़ जो पहले इन्वेस्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रेलवे में एक तो डिफेंस इन्वेस्टमेंट की हमें थोड़ी कमी नजर आ रही है, यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है केपेक्स टारगेट। एंड दूसरा जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स एंड रोड वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पे अभी टारगेट अचीव होना बाकी है। बाकी डिफेंस में जैसा कि कहा गया कि ये कभी भी ये हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अभी इतना बच रहा है तो ये नहीं हो पाएगा। तो जो स्लोअर पेस है, जो धीमी गति से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पे इंक्लूडिंग सेंटर एंड स्टेट्स, तो निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग्स की मिनिस्ट्रीज के साथ, और वहाँ पे उन्होंने केपेक्स आउटलेज वगैरह सिग्निफिकेंट जो थे बजट के वो एलोकेट किए। उन्होंने अर्ज भी किया कि भाई जल्दी से आप ये जो है शॉर्टफॉल है इसे खत्म करो, और जल्दी से जो हमारे बजट हमने किए हैं वैसे कि हमें इतना यहाँ स्पेंड करना है वो करो। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा आर्टिकल से। इंडिया में क्या है ना, जो भी ग्रोथ है हमारे जीडीपी में वो कैसे आती है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है, उससे जॉब्स क्रिएट होती है, रेवेन्यू क्रिएट होता है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा बढ़ता है। एंड हो ये रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे। हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ये। आर गोल इज कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज है वो करें। इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज है, एफडीआई जिसे हम बोलते हैं, हम वो लेकर आए इंडिया में। तो इससे क्या फायदा होगा कि और बढ़िया हम लोग जो 10% का जीडीपी ग्रोथ रेट है ना वो भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, सिर्फ हमें कहीं ना कहीं चाहिए होगा एफडीआई इसके लिए। तो और गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, गवर्नमेंट सारा आधे से ज्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पे लोन लेकर के करती है। तो हम कितना लोन लेंगे, और अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो देखिए, मतलब जो हमारा उधार है और हमारा जीडीपी है जो बेसिकली इनकम है, वो
अगर 100% के से भी ऊपर जाने लग जाएगा हमेशा, तो फिर ये हमारे लिए और प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उधार आपको चुकाना भी पड़ता है, राइट? एंड ये जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जरूर फिक्स करना होगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन तभी कर पाएंगे अच्छे लेवल पे, 7-8% के लेवल पे, जब हमारे पास एफडीआई होगा। सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं कि अगले 6 महीनों में किस तरीके का केपेक्स देखने को मिलता है। अभी आगे इलेक्शंस भी हैं, स्टेट इलेक्शंस, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इलेक्शंस हैं। महाराष्ट्र मैं बोलूँगा इंडिया में अगर आप जीडीपी देखते हैं तो हाईएस्ट जीडीपी है। एंड महाराष्ट्र अकेले छोटी छोटी कंट्रीज के जीडीपी जितना अकेले महाराष्ट्र एज अ स्टेट का जीडीपी रहता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी जो जीडीपी का डेटा आएगा वहाँ पे हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र इलेक्शन के वजह से। मैं डिस्कस कर रहा हूँ दूसरा आर्टिकल, और यह है फ्लैगिंग एंथुजियाज्म, लो ग्रोथ इन चाइना रेजेस कंसर्न। यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की। अब चाइना में एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा हो गई अचानक से, पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि सब कुछ अब बदल चुका है ऐसा लग रहा है चाइना में। सिर्फ एक हफ्ते में स्टिमुलस अनाउंस हुआ और सब कुछ अब सक्सेसफुल हो चुका है। इट्स लाइक आज आपने डिसाइड किया कि आप 1 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करने वाले हो और 50,000 रुपए की आप किताबें लाने वाले हो, और अभी से लोग आपको मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यूपीएससी क्लियर हो गया आपका, या फिर सीए क्लियर हो गया है। इस तरीके से सेलिब्रेशन चल रही है चाइना में। जैसे ही स्टिमुलस आया वहाँ का मार्केट 20% बढ़ गया सबसे पहले तो। अब भाई स्टिमुलस आया, पूरा अनाउंस भी नहीं हुआ है अच्छे से, कहाँ खर्च होने वाला है, क्या वो वर्क करेगा भी नहीं, कुछ नहीं पता है बस। लेकिन शेयर मार्केट पहले ही 20% एक हफ्ते में बढ़ गया, फिर 10% गिर भी गया एक दिन में। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है हमें ऐसे मार्केट्स में, जिसे हम कहते हैं कि कंप्लीट इमेच्योर रिस्पॉन्स होता है, या फिर मार्केट मतलब पता नहीं, समझ नहीं आता कि किस हिसाब से चल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में ये जो है ये स्लो हो चुका है टू लोएस्ट लेवल इन 6 क्वार्टर्स। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा आया चाइना का, एंड सबसे घटिया मैं बोलूंगा यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है हमें पिछले 6 क्वार्टर्स में। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 18 महीनों में सबसे घटिया डेटा आया है। तो ऑफकोर्स स्टिमुलस अभी अनाउंस हुआ नहीं है, सब लोग यही कह रहे हैं कि स्टिमुलस अभी, ये तो डेटा उससे पुराना है जब स्टिमुलस अनाउंस हुआ था। तो जुलाई से सितंबर के बीच में इकोनॉमी ने 4.6% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड सिर्फ मार्जिनली बिलो है फ्रॉम द मोस्ट एस्टिमेट्स। एंड इट डज कास्ट इनटू क्वेश्चन, एक सवाल ये खड़ा करता है कि क्या कंट्री अचीव कर पाएगी अपना 2024 का 5% का ग्रोथ रेट। अब देखिए चाइना ये कर सकती है, बाकी लोग काफ़ी मतलब इस पर थोड़ा फ्राउन अपॉन वाली बात होती है कि क्या मतलब पॉसिबल है, आप 4.5% पे हो अचानक से, आप 2 क्वार्टर में, अगले 2 क्वार्टर में ऐसा क्या करोगे कि 5% पे पहुंच जाओगे। बहुत इजी है, और वो है डेटा मैनिपुलेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पे, उन्होंने बोला अराउंड 5%, तो 4.8 तो पहुंच ही जाएंगे कुछ ना कुछ जीडीपी के डेटा में, थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके। तो मुझे लगता है कि इस वक्त काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी प्रोमिस किए हैं चाइनीज़ पार्टी ने। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी काफ़ी अभी मॉर्गेज रेट को कट किया है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कट किया। मार्केट में बहुत अच्छा खासा उन्होंने लोन उठा करके पैसा इन्फ्यूज किया है, मार्केट में पैसा डाला है। सो वी हैव टू सी द रिजल्ट्स, ठीक है। और जो कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने अनाउंस किया एक फ्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जहाँ पे ये की सेक्टरल बॉटलनेक्स को एड्रेस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में क्या बॉटलनेक्स है, क्या ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि चाइना का रियल एस्टेट मार्केट ही इन्होंने तबाह कर दिया पूरी तरीके से। इतने बड़े बड़े डेड बबल्स वहाँ पे क्रिएट हो गए कि हमें फाइनली देखने को मिला कि ये कोलैप्स कर गया। जितनी बड़ी कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, वहाँ पे कोलैप्स हो चुकी हैं, बैंकरप्ट हो चुकी हैं। सो इस तरीके के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है कि ये स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें लाएं चाइनीज़, और जल्दी से इसे रिवाइव करने की कोशिश करें। बट मुझे लगता है कि जितनी जल्दीबाजी ये कर रहे हैं, ये करना सही नहीं होगा कहीं ना कहीं। अगर आप देखें डेटा को, तो इतनी जल्दी रिकवरी आना ऐसे सेक्टर्स स्पेसिफिकली, अगर एक दो सेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाए आपकी इकोनॉमी में, बड़ा टफ है, कभी शायद देखने को ना मिला हो। तो जो ग्रोथ नंबर्स हैं, दे हैव सर्व्ड टू पॉप अ बबल ऑफ एंथुजियाज्म। जो जोश था मार्केट में, एंथुजियाज्म था, कहीं ना कहीं फुस कर दिया है। ये जो डेटा आया है पिछले 18 महीनों में लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो लोगों का जो एंथुजियाज्म था वो थोड़ा सा शांत हो गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी तक अपने पर्स स्ट्रिंग्स ओपन नहीं किए हैं सफिशिएंटली टू मेक अप फॉर द शॉर्टफॉल। अभी उन्होंने अनाउंस किया है स्टिमुलस, लेकिन अभी पैसे डिस्ट्रीब्यूट ऐसे तो हुए नहीं है कि पैसे बांटना उन्होंने शुरू कर दिए। रिटेल सेल्स 3.2% की ग्रोथ है यहाँ पे, जो पहले 2.1% था अगस्त में। इंडिया तो 1% ज़्यादा है सितंबर से, अगस्त से सितंबर में। एंड इससे ये भी देखने को मिलता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट है वो भी सेम है। कंज्यूमर डिमांड नहीं है कहीं ना कहीं। कंज्यूमर डिमांड तो ऐसी चीज़ है जिसे एक साल से चाइनीज़ कुछ हिला ही नहीं पा रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड मतलब लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना डिफ्लेशन का और लो कंजम्पशन का, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल से ये प्रॉब्लम जाता है, और जितनी जल्दीबाजी कर रहे हैं मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें देखना चाहिए कि ऑर्गेनिकली चीज़ें हों। थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, देश ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं भी, एंड थोड़ा स्लोली हो, लेकिन ऐसा हो कि फंडामेंटल लेवल पे ये स्ट्रांग हो कि दोबारा हम वापस से उस सिचुएशन में ना चले जाए। तो मिस्टर ट्रम्प जो है वो भी बात कर रहे हैं, एक तो ट्रम्प आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं कि 400% टैरिफ रेट्स की डिस्कशंस कर रहे हैं, वो चाइनीज़ गुड्स पे और टैरिफ लगा देंगे, कर देंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी है, आई थिंक जैनेट येलन, उन्होंने भी बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प आए या कोई भी और इतने ज़्यादा टैरिफ लगा देगा अगर चाइना की गुड्स पे, मतलब टैक्स लगा देगा, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो हमारे अमेरिकन का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा। तो ये करना कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। बट वी हैव टू सी कि क्या बीजिंग नए ट्रेड वॉर के लिए तैयार है यूएस के साथ। क्या यहाँ पे ट्रेड वॉर सही रहेगा यूएस के लिए एंड बीजिंग के लिए, दोनों के लिए। विल हैव टू सी कि आगे क्या होता है, वो ये पता लगेगा यूएस इलेक्शंस के बाद जो नवंबर में है। सो कीप क्लोजली वॉचिंग। हम भी रिसर्च कर रहे हैं और हम रिसर्च लाने वाले हैं नेक्स्ट वीक के वीडियो में कि किस तरीके से यूएस के इलेक्शंस इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स को अक्रॉस इंडिया एंड यूएस, एंड रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स स्पेसिफिकली अगर कोई आता है तो क्या रिएक्शन होता है। एंड क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भी पहले आ चुके हैं, सो वी हैव टू सी कि उनके आने के बाद लास्ट टाइम क्या हुआ था शेयर मार्केट में, ऑल्दो काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन था, कोविड-19 था, एंड वी हैव टू सी कि इस टाइम क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेंगी। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है सोलर इंपोर्ट्स के बारे में। सोलर इंपोर्ट्स जो है ना, ये $30 बिलियन पर ईयर होने वाले हैं। तो जितने लोग इन्वेस्टेड है सोलर कंपनीज में, मुझे लगता है वो तो काफ़ी खुश होंगे, भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स चल रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट से तो हमें बताइएगा, किसी ने अगर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके कुछ बहुत बढ़िया रिटर्न्स बताए हैं तो ज़रूर स्टॉक प्राइस के नाम वगैरह थोड़ा शेयर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन है वो ड्राइव कर सकता है कंट्री के एनुअल सोलर इंपोर्ट बिल को टू $30 बिलियन। ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है अगर मैं बताऊं। जो हमारे एम्बिशंस हैं सोलर इंडस्ट्री को लेकर के, अगर हम अचीव करना चाहते हैं $30 बिलियन का, अगर हमें इससे हमारा इंपोर्ट बिल बन सकता है, सामान इतना इंपोर्ट करना पड़ सकता है, इससे रुपए पे काफ़ी प्रेशर आएगा अगर मैं बताऊं आपको। एंड जो मोस्ट इंपोर्ट्स होंगे वो आएंगे कहाँ से, चाइना से। तो चाइना पे इतना डिपेंडेंट रहना इज नॉट वेरी गुड ऑफ कोर्स। और ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव से, GTRI से। जो वर्ल्ड है वो वर्क करता है डीकार्बनाइजेशन पे। इस वक्त हर कंट्री वर्क कर रही है कि कार्बन एमिशन कम किया जाए, पोल्यूशन कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज को फिक्स करने के लिए। तो गोल है कि हम 500 गीगावाट अचीव करेंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट की 2 वीडियोस जो है न्यूज़पेपर की। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हैं 2030 तक। और हमारा टारगेट इसके लिए हमें कितना होगा, 65 से 70 गीगावाट कैपेसिटी हर साल ऐड करना होगा। और ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि हम सिर्फ 15 गीगावाट ही सोलर कैपेसिटी ऐड कर पाए हैं 2023-24 में। तो यहाँ से 5 गुना कैसे करने लग जाएंगे अचानक से, 2030 में कैसे टारगेट अचीव होगा। अब इसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कोई प्लान। रियलिटी वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। यूएस खुद प्लान कर रहा है कि वो 32 गीगावाट ऐड करने वाला है 2024 में। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडिया का जो इंपोर्ट था वो था $7 बिलियन का। $7 बिलियन मतलब करीब 60,000 करोड़ का। एंड सोलर इक्विपमेंट का चाइना से जो 62.6% जो इक्विपमेंट की नीड्स थी वो वहीं से आई है, चाइना से। चाइना कंट्रोल करता है 97% ऑफ पॉलीसिलिकॉन सप्लाई, पूरी दुनिया का 97%, और 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कोई दुनिया की कंट्री चाइना से कंपेयर कर ही नहीं सकती है व्हेन इट कम्स टू चाइनाज लोअर प्राइसेस। और ये जो डोमिनेंस है इस इन एन ओवर सप्लाइड मार्केट, इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। इंडिया में और यूएस में भी आप देखिए सोलर के मामले में लोकल मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस हो ही नहीं पा रहा है। और पिछले 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका रीज़न यही है क्योंकि चाइना जिस कॉस्ट पे चीज़ें दे देता है ना, एकदम इम्पॉसिबल लगता है हमें कि क्या हम ये कॉस्ट अचीव कर पाएंगे। तो इंडिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन एंड जापान ये ग्लोबल स्केल सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, और ये सब मिलके बेसिकली चाइना के मोनोपोली को ना काउंटर करना चाह रहे हैं। तो चाइना ने हेजेमनी क्रिएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ, मैं बोलूँगा, क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट्स में, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में, इन ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये यहाँ पे डोमिनेंस है चाइना की। तो इट मे बी कॉस्टली इनिशियली, इट इज एसेंशियल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम चाइनाज डोमिनेंस। चाइना के डोमिनेंस से ये हटना चाहते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वगैरह है जिससे हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत
लिमिटेड ही है, एंड जो रिलायंस इम्पोर्ट यूनिट्स पे वो काफ़ी ज़्यादा है। 90% ऑफ इंडिया का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, बस असेंबल करते हैं। आप समझ लीजिए कि आप लेगो सेट लेकर आए हैं और वो लेगो सेट आप घर पे बच्चे की तरह आप फिक्स कर रहे हैं। तो कंपनीज में हमारे वही हो रहा है व्हेन इट कम्स टू सोलर मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन इट कम्स टू फोन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। तो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट बिल है इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप इतनी चीज़ें इम्पोर्ट करते हो। अब उनकी भी गलती नहीं है ना, आप इंडिया में वो चीज़ें बना के सस्ते दाम पर दो तो वो क्यों बाहर से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन बाहर से इंपोर्ट करना इतना ज़्यादा सस्ता है कि इंडिया में अगर आप बनाओगे ना, अपने घर पड़ोसी के घर में भी अगर आप बना रहे हो तो वहाँ से यहाँ लाने में भी कोई खर्चा नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इंडिया जहाँ काफ़ी पीछे रह जाता है व्हेन इट कम्स टू चाइना। फ्यू इंडियन कंपनीज है जो प्रोड्यूस करती हैं सोलर सेल्स कमर्शियल स्केल पे, जहां वो इंपोर्टेड पॉलीसिलिकॉन यूज करती है या फिर वेफर्स यूज करती है, और वो 30 से 40% है लोकल वैल्यू एडिशन का। तो सेल्फ रिलायंट सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में अगर है तो इट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें। और देखिए इसमें रिलायंस आने की बात कर रहा है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप आने की बात कर रहा है एमजी के साथ मिलकर। तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो दे आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और हमारा इंपोर्ट बिल कम होना चाहिए। तो इंडिया अगर सोलर सेल्स ग्राउंड अप से प्रोड्यूस करना चाहता है तो इसे स्टार्ट करना होगा। सिलिका रिफाइनिंग एक प्रोसेस जो कॉस्टली है, एनर्जी इंटेंसिव भी है, एनर्जी काफ़ी कंज्यूम करता है। एंड पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन जो 97 पूरी परसेंट जो है चाइना जहाँ पे प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। तो इसके लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, काफ़ी एनर्जी भी चाहिए इनको प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चाहिए हमें कि कैसे ये होगा। तो एक लर्निंग कर्व रहता है इसको सीखने का, ये होगा यहाँ पे, और ये काफ़ी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ आदमी वो अफोर्ड कर सकता है। या तो फिर यहाँ गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना होगा, या ऐसे कुछ चीज़ें करनी होगी। तो चैलेंज जो है इंडिया के लिए नहीं है सिर्फ, ये जो चीज़ हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन इनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये खुद चाइना इम्पोर्ट्स पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। जैसे इंडिया ने 40% की ड्यूटी लगाई है सोलर इक्विपमेंट इम्पोर्ट्स पे, लेकिन जो वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड से इम्पोर्ट्स होते हैं ना, वो इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से क्या होता है, फ्री होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री होते हैं अगर उससे 35% का भी लोकल वैल्यू एडिशन है। तो ईयू कंट्रीज क्या करती हैं, सोलर मॉडल्स इंपोर्ट करती है, और इंडिया और यूएस क्या कर रहा है, एफर्ट्स दे रहा है कि हम डेवलप करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लेकिन जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो लो है एट 15%, तो वैल्यू एडिशन अभी भी काफ़ी कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हमने सवाल पूछा था आप लोगों से, पिछली वीडियो में पूछा था कि चाइना में ग्रोथ अच्छी होती है तो इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज है जो खुश होंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो काफ़ी दुखी हो जाएंगी कि अरे यार ये तो हमारे कंपटीटर्स फिर से आ गए। तो कई लोगों ने जवाब दिया, जैसे स्टील इंडस्ट्री खुश हो सकती है, मेटल इंडस्ट्री। यस, मेटल इंडस्ट्री को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि चाइना अपना पूरा जो स्टील और मेटल है वो यहाँ पे डंप कर दे रहा है हमारे पास। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, हमारे मार्जिन बिल्कुल कम हो गए हैं स्टील और मेटल इंडस्ट्रीज़ के। लेकिन आप ये भी देखिए कि हम कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं चाइना में। तो क्या हमारे एक्सपोर्ट्स, आप डेटा स्टडी कीजिए अभी जाके कि क्या हमारे एक्सपोर्ट्स भी चाइना को कम हुए हैं। ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, एंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसे रीड करना। एंड आप अगर रीड करेंगे तो आपको आई थिंक काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि चाइना के ग्रोथ से क्या इंडिया को फ़ायदा होता है, और क्यों चाइना को ग्रोथ इंजन बोला जाता है पूरी दुनिया का, कि ये इंजन पूरी दुनिया की ग्रोथ को आगे लेके चलता है। तो वी हैव टू रियली सी कि क्या इंडिया को डायरेक्टली इससे सही में बेनिफिट हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स से बेनिफिट हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट नहीं हो रहा है। एंड हम चाइना से जहाँ compete करते हैं ना जिस जिस चीज़ में, तो वहाँ मुझे कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि चाइना का ग्रोथ बढ़ेगा तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना अभी भी अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर दे रहा है बाहर के मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि अब हम चाइना से compete कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो है तो चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वो पूरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कम हो गया और ग्लोबल जो डिमांड है वो भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं इसलिए चाइनीज़ जीडीपी भी हमें कम देखने को मिलता है। इंडिया में लोकल कंजम्पशन बड़ा अच्छा है अभी इस टाइम पे कंपैरेटिवली, अगर ग्लोबल से कंपेयर करें तो लोकल कंजम्पशन की वजह से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हम ड्राइव कर ले रहे हैं। बाकी एक्सपोर्ट्स में तो अभी हम भी बहुत थके हुए हैं। अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स में बढ़िया कर रहे हैं। तो आई आई वुड प्रेफर कि लोग थोड़ा सा और रिसर्च करें और तब इस टॉपिक का आंसर दें इस वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही।